नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। आज हमें जिस टॉपिक पे चर्चा करनी है वो टॉपिक कौन सा है हमारा? संप्रभुता भाग 2। संप्रभुता पे जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हमने कई टॉपिक में बांट दिया है। तो संप्रभुता भाग 1 के अंतर्गत हमने अपने पिछले लेक्चर में, जिसको आपने देख लिया होगा और आप उससे निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे होंगे, उसमें हमने ये चर्चा की कि संप्रभुता क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और संप्रभुता का उल्लेख सबसे पहले किसने किया, संप्रभुता को किसने सबसे पहले व्याख्यायित किया, और संक्षेप में हमने ये जाना था कि ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत में क्या कहा, संप्रभुता के क्या तत्व होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, संप्रभुता के क्या रूप होते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत संक्षेप में समझा था। और संक्षेप में क्यों समझा? क्योंकि जिससे संप्रभुता पर एक सामान्य समझ हमारी विकसित हो जाए। और उसी क्रम में आज हमें उससे आगे अध्ययन करना है कि संप्रभुता का वास कहाँ होता है और संप्रभुता का जो ऑस्टिन का सिद्धांत है संप्रभुता पे वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से, अपेक्षाकृत विस्तार से, बहुत ही विस्तार, व्यापक और गहन विश्लेषण हम अपने बैचेज में करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपेक्षाकृत इतना विस्तार से करेंगे कि आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपकी एक सामान्य समझ जरूर विकसित हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें देख लें कि संप्रभुता जो होती है उसका वास कहाँ होता है, उसका अधिवास कहाँ होता है। वास्तव में संप्रभुता का वास कहाँ हो, इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद, विद्वानों में मतभेद, एक राय नहीं है सबकी कि संप्रभुता का वास कहाँ होगा, इस पर एक राय नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि संप्रभुता का वास राजा में होता है, कुछ ने कहा कि संप्रभुता का वास जनता में होता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि संप्रभुता का वास विधानमंडल में होता है, और कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संप्रभुता का वास उन सभी संस्थाओं के संयुक्त रूप में होता है जो विधि निर्माण करती हैं। तो हम इसको थोड़ा सा समझें कि कैसे कैसे है। वास्तव में लुई 14वां क्या कहता था? लुई 14वां कहता था मैं ही शासक हूं, मैं ही राज्य हूं। लुई 14वां क्या कहता था? मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, ये कहता था लुई 14वां। अर्थात उसने क्या कहा कि जो शासक है वही राज्य है, अर्थात संप्रभुता उसी में वास कर रही है। इस मान्यता को मानने वाले विद्वान कहते हैं कि संप्रभुता शासक में या राजा में ही वास करती है, और इसको मानने वालों में सबसे प्रमुख है लुई 14वां। वो कहता है मैं ही राजा हूं, मैं ही शासक हूं और मैं ही राज्य हूं, अर्थात सारी संप्रभुता, सारी सत्ता केवल मुझ में ही वास कर रही है। सारी विधायिक, कार्यपालिक और न्यायिक शक्तियां हम में वास कर रही हैं, और हम कानून से ऊपर हैं, हम कानून का स्रोत हैं, हम से ही कानून निकलते हैं, हम कानून के नियंत्रण में नहीं है। ये बात लुई 14वां कहता था। इसका मतलब है शासक में या राजा में संप्रभुता वास करती है। दूसरी मान्यता क्या आई? दूसरी मान्यता आई कि संप्रभुता जनता में वास कर रही है, जनता में वास कर रही है। इसका मतलब है लौकिक सार्वभौमिकता। इसका मतलब क्या होता है? लौकिक सार्वभौमिकता या लौकिक संप्रभुता, या लौकिक संप्रभुता। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी में रूसों ने लौकिक संप्रभुता की अवधारणा दी। रूसों ने लौकिक संप्रभुता की अवधारणा दी थी। वो कहता था कि संप्रभुता जनता में वास करती है, और इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी शासन और विधायी संस्थाएं हैं वे अपनी शक्तियां वास्तव में जनता से प्राप्त करें, अर्थात सत्ता का स्रोत जनता होगा, सत्ता जनता में वास करेगी। और ये स्थिति कहाँ होती है? जैसे भारत जैसे देश में, जहाँ पे सत्ता जनता में वास करती है, सत्ता का स्रोत जनता होता है। ऐसी संप्रभुता
भारत जैसे देशों में पाई जाती है जहां पे सत्ता का स्रोत जनता होता है, सारी सत्ता जनता में निहित है और उसका वह प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करे वो एक अलग बात है, लेकिन सत्ता वास्तव में उसी जनता में निहित है। दूसरी मान्यता ये है। तीसरी मान्यता क्या होती है कि संप्रभुता विधानमंडल में वास कर रही है, अर्थात विधानमंडल जो चाहे वह कानून बना सकता है, वो सर्वोच्च है। विधानमंडल किसी भी प्रकार के कानून बना सकता है और उसके द्वारा बनाया गया कानून ही संविधान होगा, क्योंकि संप्रभुता उसी में वास कर रही है, सर्वोच्च सत्ता उसी में वास कर रही है। ये विशेषता कहाँ की है? इंग्लैंड की। ये विशेषता है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च होती है, वह जो चाहे वह कानून बना दे और वही वास्तव में विधान बन जाता है, संविधान बन जाता है। तो संप्रभुता विधानमंडल में वास करे, यह एक मान्यता है और इसकी विशेषता इंग्लैंड है। यहाँ इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण इंग्लैंड है। अब अगला देखें हम। संप्रभुता विधि निर्माण करने वाली सभी संस्थाओं में संयुक्त रूप से, इसका मतलब होता है कि विधि निर्माण करने वाली संस्थाओं में कौन कौन आ जाता है? संसद आ जाती है जो विधि निर्माण करती है, न्यायपालिका आ जाती है जो कि उन विधियों का अवलोकन करती है और अवलोकन करके ये बताती है कि वो विधि संविधान सम्मत है या नहीं है, और अगर संविधान सम्मत नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उसको शून्य घोषित कर सकती है। और तीसरी बात क्या आती है? विधि निर्माण करने के लिए संसद का सहयोग कौन करती है? वो कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका किस प्रकार करती है? वास्तव में जो कानून पास होते हैं उनका जो ड्राफ्ट होता है वो मंत्री द्वारा बनाया जाता है। मंत्री उस तरह के ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर संसद में पेश किया जाता है। संसद उस पर चर्चा करती है, विचार करती है और उसको पारित कर देती है। अगर पारित कर देती है तो फिर वह अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, या विधान कह लीजिए, विधान बन जाता है। और फिर न्यायपालिका उसका अवलोकन करती है और अवलोकन करके वो ये बताती है कि वह विधान संविधान सम्मत है कि नहीं है, संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप है कि नहीं है। अगर मूल भावनाओं के अनुरूप नहीं है तो फिर क्या स्थिति होगी? उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो एक मान्यता यह है कि विधि निर्माण करने वाली सभी संस्थाओं में संयुक्त रूप से संप्रभुता होती है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यूएसए में है, भारत को भी इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है, क्योंकि यूएसए में जो भी कानून संसद बनाएगी, प्रत्येक कानून का पुनरावलोकन करने का अधिकार वहां के न्यायालय को है, न्यायपालिका को है। भारत में भी क्या स्थिति है? कानून जो बनेगा, कानून विधायिका बनाएगी और विधायिका कानून बनाएगी, उसमें सहयोग कार्यपालिका करती है। मंत्री ही उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं और मंत्रियों द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट ही ज्यादातर कानून का रूप लेते हैं। और फिर न्यायपालिका इसका पुनरावलोकन कर सकती है। यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत है तब तो ठीक है, और अगर मूल ढांचे को नष्ट करने वाला है तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है संसद और शून्य घोषित कर सकती है। तो इस तरह से एक मान्यता यह है कि विधि निर्माण करने वाली संस्थाओं में संयुक्त रूप से संप्रभुता वास करती है। तो इसके उदाहरण अलग अलग देशों के हैं, लेकिन इस पर विद्वानों की अपनी अपनी राय है। बहुत से विद्वानों ने संप्रभुता को राजा में निहित माना, बहुत से जनता निहित माना, बहुत से विद्वानों ने विधानमंडल में माना, और कुछ विद्वान या बहुत से विद्वान जो भी कहें वो विधि निर्माण करने वाली सभी संस्थाओं में संयुक्त रूप से माना है। तो आपको इस पे एक सामान्य जानकारी इस पे आपको यहां से हो जाती है। अब आगे हमें क्या देखना है कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत वास्तव में संप्रभुता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और पिछली क्लास में हमने इस पर हल्की सी चर्चा की थी। इस पर थोड़ा सा ज्यादा चर्चा कर लेते। क्या था कि 1832 में ऑस्टिन ने एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस।
इस पुस्तक में ऑस्टिन ने अपना संप्रभुता का सिद्धांत दिया। इसी ग्रंथ में ऑस्टिन ने अपना संप्रभुता का सिद्धांत दिया। उसने क्या कहा, यदि कोई उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो कि किसी अन्य उच्च सत्ताधारी के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, समाज के अधिकांश लोगों से अपने आदेशों का पालन करा लेता है, तो वह उच्च सत्ताधारी प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु होगा और वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक समाज होगा। इस तरह से क्या हुआ, ऑस्टिन ने अपने इस पुस्तक में यह बता दिया कि संप्रभु कौन होगा और राज्य कौन होगा या राज्य क्या होगा। उन्होंने क्या कहा, ऑस्टिन ने क्या कहा, इसको देख लें और आप चाहें तो हमारे साथ लिख भी सकते हैं इसको। ऑस्टिन ने कहा यदि कोई उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, यदि कोई उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, यदि कोई उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, यदि कोई उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो कि किसी अन्य के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, जो कि किसी अन्य के आदेशों जो कि किसी अन्य के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, अर्थात किसी के आदेशों का पालन नहीं करता। सीधी सी एक बात है, शॉर्ट में, जो कि किसी अन्य के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, समाज के अधिकांश लोगों से अपने आदेशों का पालन करा लेता है, अपने आदेशों का पालन करा लेता है, तो वह उच्च सत्ताधारी संप्रभु होगा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो इस पे जगह नहीं है, हम इसके बाद में उसको बाद में लिख देते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्या लिखा है, यदि कोई उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो किसी अन्य के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, समाज के अधिकांश लोगों से अपने आदेशों का पालन करा लेता है। फिर इसके आगे, तो वह उच्च सत्ताधारी प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु होगा। वह उच्च सत्ताधारी प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु होगा, संप्रभु होगा। आगे उन्होंने क्या लिखा, तथा, अब यहां तक उन्होंने संप्रभु के बारे में बताया। अब इसके आगे वो क्या कह रहे हैं, राज्य के बारे में बता रहे हैं कि फिर राज्य कैसे बनता है। उन्होंने कहा, तथा
तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित राजनीतिक समाज होगा, तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित उच्च सत्ताधारी सहित राजनीतिक समाज होगा। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि यह उच्च सत्ताधारी जो कि संप्रभु है उसको मिलाकर ही राजनीतिक समाज बनेगा, अर्थात राज्य बनेगा। उन्होंने क्या कहा कि जो राजनीतिक समाज होगा वो कैसा होगा, यह उच्च सत्ताधारी सहित होगा, अर्थात इस उच्च सत्ताधारी या संप्रभु के बिना वह समाज राजनीतिक समाज नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि ऑस्टिन ने यह माना है कि संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है, इसके बिना राज्य या राजनीतिक समाज अस्तित्व में नहीं आ सकता। उन्होंने क्या कहा, वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक समाज होगा, एक राजनीतिक समाज होगा, एक राजनीतिक समाज होगा। यह बात ऑस्टिन ने कही। इस तरह से ऑस्टिन ने क्या कहा कि संप्रभु कौन होगा, जो कि खुद किसी के आदेश को नहीं मानता, अर्थात सर्वोच्च होगा, और समाज के अधिकांश लोगों से अपने आदेशों का पालन करा लेता है, अर्थात समाज के अधिकांश लोग उसके नियंत्रण में होंगे। और ऐसा समाज राजनीतिक समाज होगा, लेकिन कैसे होगा, उसी उच्च सत्ताधारी सहित होगा, उसके बिना नहीं होगा। अर्थात यह संप्रभु जो कि किसी के आदेशों का पालन नहीं करता, किसी के नियंत्रण में नहीं है, अर्थात सर्वोच्च है, और सबसे अपने आदेशों का पालन करा लेता है, अर्थात सब पे नियंत्रण रखता है, ये उस समाज के साथ शामिल होकर उस समाज को एक राजनीतिक समाज बना देगा या राज्य बना देगा। लेकिन ऑस्टिन ने क्या कहा कि ऐसा व्यक्ति, अर्थात ऑस्टिन ने क्या बात कही, उसने कहा कि संप्रभु कौन होगा, एक व्यक्ति होगा, अर्थात ऑस्टिन ने संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित मान ली। और इससे एक आशय और निकलता है, वो क्या निकलता है कि प्रत्येक समाज में केवल एक ही संप्रभु होगा। हम इस सबको थोड़ा डिटेल में देख लें। ऑस्टिन क्या कहता है, ऑस्टिन कहता है कि उसकी विशेषताएं निकल के आती हैं। वो क्या कहता है कि संप्रभु कोई एक निश्चित व्यक्ति होगा, उसने संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति में मान ली है। कहता है संप्रभु के लिए एक निश्चित व्यक्ति होना जरूरी है, और यह निश्चित व्यक्ति जो होगा वह किसी अन्य के आदेशों का पालन नहीं करेगा, वह सर्वोच्च होगा, सबसे ऊपर होगा, उससे ऊपर कोई नहीं होगा, और यह समाज के अधिकांश लोगों से अपने आदेशों का पालन करा लेगा। तो इस रूप में भी वह सर्वोच्च है। वो दो तरह से सर्वोच्च दिखाई दे रहा है। पहला सर्वोच्चता कहां दिख रही है उसकी, कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं है, किसी के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि वह सभी से अपने आदेशों का पालन करा ले रहा है। तो इस तरह से उसकी सर्वोच्चता यहां दिखाई दे रही। अब एक बात ये आती है, उसने क्या कहा कि समाज में वह व्यक्ति एक होगा, अर्थात एक समाज में केवल एक संप्रभु होगा। अर्थात ऑस्टिन संप्रभुता को अविभाज्य मानता है, वह संप्रभुता को विभाजित नहीं मानता। वो ये कहता है कि संप्रभुता विभाजित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसने एक व्यक्ति में संप्रभुता निहित मानी है, अर्थात समाज में केवल एक व्यक्ति ही संप्रभु होगा। ऑस्टिन संप्रभुता को अविभाज्य मानता है, विभाजित नहीं मानता। आगे फिर स्थिति क्या है, हमने स्पष्ट कर दिया है कि संप्रभु किसी के आदेशों का पालन नहीं करता, अर्थात वो क्या है, वो सर्वोच्च है। संप्रभु सर्वोच्च है, वो किसी के आदेश का पालन नहीं करेगा, और सर्वोच्च दूसरे रूप में भी है क्योंकि वह अधिकांश लोगों से अपने आदेशों का पालन करा लेता है, या
अधिकांश लोग उसके आदेश का पालन करते हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, वो क्या है, संप्रभु के आदेशों की शक्ति असीमित होती है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ऑस्टिन ने क्या कहा, उसके जो आदेश हैं उनकी कोई सीमाएं नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसके आदेशों की शक्ति असीमित है, वो कोई भी आदेश दे सकता है, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, उस पर किसी प्रकार की सीमाओं का बंधन नहीं है। तो ये ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत संक्षेप में, विस्तृत रूप में हमारे बैच में इस पे हमें चर्चा करनी है। और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप हमारे बैच को ज्वाइन करके न केवल संप्रभुता पर विस्तृत, व्यापक, गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते हैं, बल्कि जो हमने आपको सिलेबस पे चर्चा की है और सिलेबस के साथ जो टीचिंग प्लानिंग पे हमने चर्चा की है, जिसके अंतर्गत हम उन चीज़ों को भी आपको पढ़ाएंगे जो आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में सीधे उल्लेखित नहीं है, लेकिन उससे प्रश्न बन जाते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हमने अपनी शैक्षणिक योजना में उस पर आपसे चर्चा कर ली है। उसके वीडियो हमारा YouTube पे पड़ा है, आप उसे देख सकते हैं। और वैसे भी आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस और उसका कैसे हमें टीचिंग करना है, इस पर हम आपको विस्तार से बता चुके हैं और जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये सिद्धांत है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। इसके अतिरिक्त संप्रभुता पे बहुलवादियों के भी सिद्धांत हैं, बहुत से अन्य सिद्धांत हैं, उन सारे सिद्धांतों पे हम चर्चा अगली क्लासेस में करेंगे। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, इस पे आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।